आप सोचिए 36 घंटे में 6 हिंदुओं को मार डाला गया। 36 घंटे में 6 हिंदुओं को मार डाला गया। कहानी सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। घर की महिलाओं और बच्चों के सामने परिवार को गोलियों से भून दिया गया। पहचान पूछ पूछ कर मारा गया, आधार कार्ड देखकर मारा गया बताया जा रहा है। एक ही घर के बाप बेटे को खत्म कर दिया गया। महिलाओं को मारा पीटा, बाल खींचकर कमरे में बंद कर दिया। कुल 3 घरों में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग। हिंदुओं को बताया जा रहा है कि 4 हिंदुओं को उसी वक्त खत्म कर दिया गया। यह सब कुछ हुआ कश्मीर के राजौरी में साल के पहले दिन। हैवान आतंकवादियों का उससे भी मन नहीं भरा ना, तो आज मारे गए पीड़ित हिंदुओं के घर के पास फिर से आईडी ब्लास्ट कर दिया। और जो बच्चे बच गए थे कल, आज उन्हें बम से उड़ा दिया। ये 2 तस्वीरें, कल फायरिंग आज ब्लास्ट। ये हैरान कर देने वाली खबर है। 36 घंटे में 6 हिंदू मार दिए गए। कल 4, आज 2 बच्चों को आज बम से उड़ा दिया गया। कल फायरिंग की गई 3 घरों में, ताबड़तोड़ फायरिंग। एक घर के बाप बेटे को मार दिया, परिवार वालों के सामने, महिलाओं के सामने। उनके पति उनको गोलियों से भून दिया गया। और जो बच्चे बच गए थे उनको आज बम से उड़ा दिया। आज आईडी ब्लास्ट हुआ है। कल फायरिंग, आज आईडी ब्लास्ट। जो बच्चे कल बच गए थे आतंकवादियों ने, उनको आज उड़ा दिया। 16 साल की एक बच्ची, एक मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा आतंकवादियों ने। 2 बच्चों को बम से उड़ा दिया। इस तरह 36 घंटों में 6 हिंदुओं की फिर से टारगेट किलिंग कश्मीर के राजौरी में। 36 घंटे में 6 हिंदुओं की फिर से टारगेट किलिंग हुई है। और यह तस्वीर, पाकिस्तान का झंडा फिर जलाया गया। आज लोगों ने गुस्से में आकर, यह तस्वीर आप देख रहे हैं कश्मीर के राजौरी में। कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा वहां पर कुछ इस तरह से जलाया गया। लोगों के अंदर आक्रोश इतना ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को लेकर। और वहां पर पाकिस्तान का झंडा, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं राजौरी की तस्वीरें हैं, वहां पर परिवार वाले लोग वहां पर सड़कों पर आए और पाकिस्तान का झंडा कुछ इस तरह से जलाया गया वहां पर। लेकिन देखिए, कश्मीर लोगों को तो पाकिस्तान दोषी नजर आ रहा है, पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में जो कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर के नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदुओं को नफरत ने मारा। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मुस्लिम मरते हैं, हिंदू मरते हैं तो एक जमात ज्यादा फायदा उठाती है। फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि ये नफरत का नतीजा है कि ये जो आप किलिंग्स देख रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी आतंकवादियों का कुछ नहीं है, तो आपसी नफरत है जिस वजह से वो हथियार उठा लेते हैं आतंकवादी और मार देते हैं। ये दोनों बेशर्म बयान आज आपको सुनने चाहिए। ये सियासत का असली बेशर्म रंग है। ये है असली सियासत का बेशर्म रंग। सुना दीजिए एक बार। मैं समझता हूं ये बर्बादी का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। जो भी कर रहा है बर्बादी का इख्तियार कर रहा है। इससे कुछ नहीं निकलेगा। हमारी बाउंड्रीज बदलेंगी नहीं और हमारी बर्बादी और तेज हो जाएगी, नफरतें और बढ़ जाएंगी। इन नफरतों को दूर करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है जिनको इसका फायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। जहाँ हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं उसका फायदा एक खुसूसी जमात पूरे मुल्क में उठाती है। हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने में उनके ये बहुत ही काम आते हैं इस किस्म। अशोक पंडित है मेरे साथ, लाइव जुड़ चुके हैं। कश्मीर की एक आवाज़ है, कश्मीरी पंडित हैं अशोक पंडित मेरे साथ हैं। ताजिम डार मेरे साथ हैं, पीडीपी का पक्ष रखने के लिए जनरल जीडी बख्शी साहब आपको नजर आ रहे हैं। जनरल बख्शी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन पहले अशोक पंडित, सवाल कुछ नहीं है, मतलब मेरे को तो हर बार लगता है कि हर बार एक लिस्ट बनी हुई है, ये लोग टारगेट किलिंग करते हैं, हम लोग बैठते हैं, फिर चीखते हैं, गला फाड़ते हैं, नतीजा कुछ नहीं, फिर अगली किलिंग तक फिर शांत हो जाना। मेरे ख्याल से चलता रहेगा। और ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इनफैक्ट कह रहे हैं कि नफरत जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इंसाफ नहीं होगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। अशोक पंडित। अमन जी देखिए, मैं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और बाकी जो वहाँ की तंजीमें हैं, उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये जहर कश्मीर में फैलाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें टेररिज्म के नाम पे वहाँ चलाई और करोड़ों रुपए कमाए। हमारी जानों पर खेलते, वहाँ के लोगों की जानों पर खेला है, कश्मीर को बर्बाद कर डाला इन लोगों ने। आज मैं आपके शो में आपके लोगों से जो बातें करना चाहता हूं या बोलना चाहता हूं, एक बहुत अंदर से पीड़ा है हम कश्मीरी पंडितों की और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कश्मीर में है, जो रहती है, चाहे वो डोगरा हो, चाहे वो सिख हो। आप
कल की किलिंग्स के विजुअल्स, जो लाशें पड़ी है ना रजौरी में, उस विजुअल्स को आप बंदामा मैसेकर के विजुअल्स के साथ मैच करिए, आप चलाइए अपने चैनल में। छत्तीस सिंहपुरा के मैसेकर के विजुअल्स को चलाइए, आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा हम समझ में। वैसे के वैसे विजुअल्स उस वक्त भी छत्तीस सिंहपुरा में जो टेररिस्ट आए थे, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का यूनिफॉर्म पहना था और सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म पहन के अंदर घुसे, पूरा का पूरा गांव सिखों का मैसेकर कर दिया और बंदामा में भी ऐसे ही मैसेकर हुए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कश्मीर में बदलाव है या कश्मीर में आपको लगता है कि बदलाव आया है, तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए और बाकी हिंदुओं के लिए चीजें वैसी की वैसी हैं जो 1989-90 में थी और आज है। उसी तरह से धमकाना, उसी तरीके से मारना, उसी तरीके से रेप करना, उसी तरीके से घर में घुस घुस के मारना और आधार कार्ड चेक करके ये जानना कि ये हिंदू है इसलिए इसको मारो। हमारी मौतें, हमारी किलिंग्स, हमारा जो मैसेकर हुआ है, हमारा जो नरसंहार हुआ है, वो इसी बेसिस पे हुआ है कि हम हिंदू हैं। और होता क्या है, एक हफ्ते पहले हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि ये धर्म के नाम पे नहीं मारे जा रहे हैं, यहां पर हर आदमी मारा जा रहा है। जब आज का एलजी ये मानने को तैयार नहीं है कि यह धर्म के नाम पर किलिंग्स नहीं है, तो हम जाएगा। पिछले 200 दिन से ज्यादा कश्मीरी हिंदू सड़कों पे चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि हमको रिलोकेट करो। जम्मू में हमारी 5 महीने से तनख्वाहें बंद है। ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या है? आप हमारी तरफ गवारा ही नहीं दे रहे, आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। चिल्ला चिल्ला कर थक गए। परसों एक कश्मीरी पंडित मर गया क्योंकि उसकी किडनी फेल हो गई, उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं थे, वो 5 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली थी। तो ये अत्याचार हमारे पर हिंदुओं पे कौन कर रहा है? अमन जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं अपने लोगों से आज सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं थक गया हूं। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, पाकिस्तान, इनकी बातें को इनको धिक्कार करते। ये तो है ही चोर, ये तो है ही क्रिमिनल्स, ये तो है ही टेररिस्ट। मैं आज अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं, अपने रूलर से पूछना चाहता हूं कि क्या सोचा है आपने हिंदुओं के बारे में? आप हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नाकाम रहे। पिछले 6 महीने से हर महीने कोई ना कोई हिंदू मारा जाता है। उसके घर में घुस के मारते हैं, उसके दफ्तर में घुस के मारते हैं, उसके बाग में मारते हैं, सड़कों में मारते हैं, और आप उस हिंदी को बचा नहीं सकते। अशोक भाई, मुझे नहीं सुनना है। आपने इतना कंपेंसेशन दे दिया, नहीं चाहिए कंपेंसेशन हिंदू को, हमको जाने चाहिए, हमारी जाने बचाइए। कंपेंसेशन कहीं तेल लगाने नहीं चाहिए कंपेंसेशन। जनरल बख्शी, ताजिम भाई आ रहा हूं, एक कमेंट एक बार जनरल बख्शी का ले लूं क्योंकि आज सोल्यूशन की बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से। आ रहा हूं अशोक भाई, आ रहा हूं, एक मिनट अशोक भाई, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। जनरल बख्शी, हम लोग तो घर में घुसकर मारते हैं ना, इंडियन आर्मी, भारत सरकार, हम तो घर में घुसकर मारने वाले लोग हैं। ये आतंकी हिंदुओं के घरों में घुसकर मार रहे हैं। 36 घंटे में 6। जनरल बख्शी, क्या इलाज क्या है? कुछ परमानेंट सॉल्यूशन, सर्जरी क्या है? क्या कब तक ये लिस्ट लेकर बैठे रहेंगे हम लोग? जनरल बख्शी। अशोक भाई 1 मिनट आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए। जनरल बख्शी, देखिए मेरा कहना यह है कि बालाकोट की कितनी देर हो गई कि मतलब बालाकोट किया फुल स्टॉप। क्यों हमने जो पाकिस्तान को सीधा चेता दिया अशोक भाई 1 मिनट आ रहा हूं। तुम यहां एक भी कतरा खून का गिराओगे, तुम्हारी जगह जाके हम वहां पे तुमको 10 गुना ज्यादा खून देना पड़ेगा। और हिंदुओं का वहां पर बसना। अरे साहब एक मिनट सर, 1 मिनट। जनरल बख्शी, मैं माफी चाहूंगा, वो भावुक हैं। 1 मिनट अशोक भाई, बसना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हमारी जाने जो है वो बचनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये अशोक भाई, ये जो चीजें हैं, मैं समझ रहा हूं अशोक भाई, मैं इसलिए सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। छोड़िए महबूबा मुफ्ती, छोड़िए फारूक अब्दुल्ला, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। 1 मिनट, मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। 1 मिनट रुक जाइए अशोक भाई, 1 मिनट। जनरल बख्शी आप बोलिए, उनको ऑडियो बंद। 1 मिनट अशोक भाई, शायद आप तक कम्युनिकेशन नहीं है, मैं दोबारा से फोन मिलवा रहा हूं। 1 मिनट जनरल बख्शी आप बोलिए। सर जनरल बख्शी प्लीज। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको समझ जाना चाहिए कि तमाम फसाद की जड़ पाकिस्तान में है। वहां पे एक नया आर्मी चीफ आया है, जनरल मुनीर खान। जनरल बाजवा जो था वो सीज फायर लाइन पे शांति चाहता था ताकि वो अफगानिस्तान में फेरबदल कर सके, तालिबान को वहां पे राज दिला सके, और हमने कोऑपरेट किया, हमने सीज फायर दे दिया कि साहब हमको चीन से निपटना है तो यहां सीज फायर ले लो।
अरे साहब, एक तो हम टू फ्रंट की वॉर की बात करते हैं और फिर जहां आती है तो हम घुटने टेक के पाकिस्तान के सामने बैठ जाते हैं। अब जो मुनीर खान साहब है, उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। वो बाजवा की लाइन से बिल्कुल हटकर वो जानते हैं पाकिस्तान में केओस हो रहा है, पाकिस्तान में जो है इकोनॉमिक तबाही आ रही है, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमले कर रहा है, बलूचिस्तान में वहां पे तकरीबन युद्ध स्तर पे कार्रवाई हो रही है। तो वो अपने लोगों का ध्यान बटाने का एकमात्र तरीका क्या है? धड़ाधड़ वो AK-47 भेज रहे हैं। पहले तो केवल ड्रोन्स आ रहे थे, अब तो वो 8-8, 12-12 AK-47 का जखीरा यहां पे वो पार करा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के। उनका पूरा एफर्ट है कि वो जम्मू कश्मीर में और पंजाब में पूर्ण रूप से फिर आग लगाएं। और हम साहब अगर बैठ के यहां पे गांधीगिरी करते रहेंगे कि साहब बालाकोट की कितनी देर हुई है, कब तक इफेक्ट रहेगा बालाकोट का, कब तक इफेक्ट रहेगा उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का? आप पार हमला क्यों नहीं कर रहा है? अब हाथ पे हाथ बांध के क्यों बैठ गए हैं कि हम अपनी सीमा के अंदर ही लड़ेंगे? क्यों अपनी सीमा के अंदर लड़ेंगे? और बताइए, मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में वादी में कितने कश्मीरी पंडित हैं? क्या मुसीबत है उनको प्रोटेक्ट करने में? आप हरेक के ऊपर 2 लगा दीजिए सिक्योरिटी गार्ड। नहीं, क्या कष्ट क्या है कि ये साहब हो ही नहीं सकता। वो जो टेररिस्ट हैं, मार के साहब, मुझे याद है जब मैं था जम्मू कश्मीर में 5000 आर्म टेररिस्ट थे और 60% पाकिस्तानी या अफगान थे। मार के आज 150 कर दिए हैं साहब। लेकिन ये 150 भी जो है फिराक देखते हैं, मौका देखते हैं, वार करते हैं, भाग लेते। ऐसों को तो साहब पकड़ के उनका नमूना बनाइए। कि मैं किश्तवाड़ में था, तकरीबन 3 साल किश्तवाड़ में मैं रहा हूं और वहां पे भी यही हो रहा था नरसंहार माइनॉरिटी कम्युनिटी का। तो फिर हमने कहा साहब हम जाके बचाएंगे नहीं, जिसने ये हरकत की है उसे ढूंढ निकालेंगे। और हमने फिर उनको जला के मारा। एक बार जला के मार दिए वो टेररिस्ट जिन्होंने ऐसे हत्याकांड किए थे। बूढ़ी औरतें, बच्चे, लड़कियां, उनको मारा था। टागुड़ गांव में 5, एक और गांव में जाके 8, तीसरे गांव में जाके 13। बहुत सही सोल्यूशन। लगातार हर हफ्ते जनाजा जो निकालते हैं, हमने जाके वो जब ग्लोरीफाई करते हैं, ये आतंकियों को जन्नत ही नहीं नसीब होगी, जला दो भाई। आतंक का धर्म नहीं होता तो आतंकियों को जला दो भाई। आतंक का तो धर्म होता नहीं है, ये तो सब कहते ही हैं। तो फिर जनाजे नमाजा और पता नहीं वो सब जो ग्लोरीफाई किया जाता है, वो ट्रेनिंग वहीं पर रिक्रूटमेंट होता है। तो जो जनरल बख्शी कह रहे हैं वो शानदार है, जला दिया जाए। आतंक का धर्म नहीं होता तो जला दो, इनको ना मिलेगी मतलब जन्नत और बत्तर वाला सा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, आज अशोक पंडित शुरुआत में आप थोड़ा देरी से जुड़े, सुधांशु त्रिवेदी मतलब अगर कश्मीर में आज भी हिंदू होने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, 36 घंटे में 6 मर्डर, हर 6 घंटे में 1, तो फिर सर क्या बदला सुधांशु जी? फिर क्या बदला? फिर तो सवाल उठेगा ना। और ऊपर से जब एलजी ये कह देते हैं कि इसको धार्मिक चश्मे से मत देखिए। देखिए, ये जो भी घटना हुई है वो बड़ी दुखद और हृदय विदारक है। परंतु मैं यह भी कहना चाहूँगा, ये इस बात को दर्शा रहा है कि जो आतंकवादी शक्तियां हैं, अब वो, जैसे अभी जनरल बख्शी कह रहे थे कि हम क्यों अपने यहाँ लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं थोड़ा सुन रहा था ज्वाइन होने से पहले, थोड़ा टेक्निकली, तो उन्होंने कहा क्या बालाकोट के बाद सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए था, फुल स्टॉप? नहीं, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जो हुआ था, उसने ये दर्शाया था कि अब लड़ाई सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होगी। जो बदलाव आया है वो हमारी सरकार आने से पहले, और उसमें अंतर जानते हैं क्या था? जो आज कश्मीर में दिख रहा है ये कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में दिखता था। क्या ऐसे ही हमले दिल्ली हो, मुंबई हो, गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, लखनऊ हो, गया हो, पुणे हो, चंडीगढ़ हो, सब जगह होते थे कि नहीं? पूरे देश भर में लिखा हुआ रहता था कि कोई चीज छुइएगा नहीं, चाहे रेलवे का प्लेटफॉर्म हो या पार्क हो, धमाका हो सकता है। चलती ट्रेन के अंदर, चलती बस के अंदर धमाके होते थे। वो सारी चीजें समाप्त हो गई। अब सारा का सारा फोकस दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में, और वहां पर भी अब यह दर्शाता है कि सेना के ऊपर। लेकिन त्रिवेदी जी, माफी के साथ, उनमें और इनमें फर्क है सर। आधार कार्ड और धर्म पूछकर कहीं नहीं मारा गया कश्मीर के अलावा। हिंदू होने की वजह से शायद कहीं नहीं मारा गया, अगर मैं गलत नहीं हूं। अब
नहीं, अगर आपको याद हो 26/11 में तो सबके वो कार्ड देखे गए थे और इजरायली नागरिकों को किनको क्या देखा गया। ढाका में भी नाम बुलवा बुलवा के कुरान शरीफ की आयतें पूछ पूछ के गोली मारी गई थी। उसमें कई मुसलमान भी बेचारे मार दिए गए थे जो कि नहीं आयतें सुना पाए थे। वो तो इनका एक इंटरनेशनल मॉडस ऑपरेंडी। पर मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखिए आज की स्थिति में ये सेना या किसी इस ढंग के सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर चूंकि अब नाकामयाब हो रहे हैं तो खिसियाहट में ये इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, परंतु सरकार प्रतिबद्ध है। जिस ढंग से इनको समेटते समेटते यहां तक लाई है, कुछ ही समय में इसका भी प्रभावी उत्तर होगा। परंतु इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं, समस्या जानते हैं क्या है? दुनिया में जितने भी देश आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जैसे ये घटना हुई, हमारे जितने विपक्षी दल हैं, किसी एक ने भी सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोला होगा, उनसे ज्यादा सरकार के खिलाफ बोला होगा। हाँ कि नफरत का माहौल है, आप लोगों ने नफरत का माहौल बना रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दुनिया में एक फर्म रिजॉल्व होता है, पार्टी एक्स पावर में हो या पार्टी वाई पावर में हो। सिर्फ भारत में ही है कि आतंकवादियों से हमदर्दी होती है। इसी कश्मीर के लिए आतंकवादी पकड़े जाएं तो ह्यूमन राइट्स पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए थी, और इसी कश्मीर में आतंकवादियों पे कार्रवाई के लिए याद करिए कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने भारत की सेना के चीफ को सड़क छाप गुंडा बोल दिया था। इस ढंग का उदाहरण देना चाहता हूं। 9/11 हुआ अमेरिका में, दैट वाज द बिगेस्ट सिक्योरिटी फेल्योर, दैट वाज द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेल्योर। और बताइए, किसी पार्टी ने किसी टीवी चैनल पे आकर किसी व्यक्ति ने इस पे बहस की? जब हुआ तो 9/11 उस समय जॉर्ज बुश थे, और ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया तो रिपब्लिकन नहीं डेमोक्रेटिक की सरकार थी, और बराक ओबामा थे। यानी पार्टी कोई भी रहे, पर हमारे यहां समस्या क्या है कि उनको आइडियोलॉजिकल कवर देने के लिए श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक और इंटरनेशनल नेटवर्क फैलाकर लोग बैठे रहते हैं। इस कारण से राजनीतिक दृष्टि से थोड़ी समस्या आती, परंतु अब हम उसको भी ओवरकम करते हुए आप आश्वस्त रहिए कि आज ये बात इसलिए नहीं गले से उतर रही है चीजों के बारे में। इनके बयानों के चक्कर में 36 घंटे में 6 हिंदू मर गए, क्योंकि इस तरह के बयान देते हैं तो राजनीतिक वो होता है। इस चक्कर में थोड़ी ना सर 36 घंटे में 6 हिंदू मर गए, घरों में घुस कर महिलाओं के सामने गोलियों से भून दिया। आज 16 साल की घटना की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वही कह रहा हूं सर, इनसे थोड़ी ना पूछ के मारेंगे। ये घटना की बात नहीं, ये तो रोते रहेंगे। अगर आज फारूक अब्दुल्ला रो रहे हैं, अगर आज फारूक अब्दुल्ला रो रहे हैं कि भाई नफरत का माहौल है इसलिए सब हो रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को कुछ नहीं, इंटरनल नफरत है इसलिए सब हो रहा है। और पहले उन्होंने कहा जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, एक घटना से मतलब नहीं है। आज से पहले, हमारी सरकार आने से पहले, केवल अटल जी का दौर छोड़ दें तो हमेशा हम शिकायत करते थे कि पाकिस्तान हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। आज पाकिस्तान शिकायत करता है कि हम उसको आंख दिखा रहे हैं। अंतर तो आया है, और भारी मात्रा में अंतर आया है। और मैंने जो आपसे कहा, पूरे देश से सिमटकर वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक रह गए, और उन कश्मीर में भी वो सेना के ऊपर अब आक्रमण करने में असफल हो रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं, इसलिए चुन चुन कर ये किलिंग कर रहे हैं। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं, इतने अमानवीय कृत्य पे, इतने दुखद कृत्य पे, हृदय को हिला देने वाले कृत्य पे हमारे किसी भी विपक्षी दल ने केवल और केवल आतंकवादियों की आलोचना नहीं की है। एक वाक्य रस्म अदायगी के लिए उनका बोलेंगे और फिर किंतु परंतु होकर शुरू हो जाएंगे। इस ढंग के सुना नहीं आपने, फिर माफ करिएगा, आतंकवादियों को पूरा कवर फायर दिया इन लोगों ने। मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूं, इन्होंने पूरा कवर फायर दिया आतंकवादियों को। पाकिस्तानी आतंकवादियों को पूरी क्लीन चिट दिया। जब ये कहा है कि अंदरूनी नफरत इतनी है ना, ये मार देते हैं, जब तक इंसाफ नहीं होगा ये किलिंग होती रहेगी। ये आतंकवादियों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आपने सुना नहीं, इन लोगों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को पूरा कवर फायर दिया है। आज मैंने बयान सुने, मैं हैरान रह गया। मेरे साथ ताजिम भाई हैं, ताजिम डार है मेरे साथ। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं, जनरल बख्शी आ रहा हूं। एक बयान में ताजिम डार, मतलब अब जो जनरल बख्शी ने कहा, छोड़िए पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, बीजेपी, कांग्रेस, सारी चीजें इतर, अब घाटी में, कश्मीर में ये हिंदुओं की टारगेट किलिंग करते हैं ना, अब आतंकवादियों चुन चुनकर उनकी टारगेट किलिंग होनी चाहिए। आप साथ हैं, आप बोलते हैं हाँ अमन भाई, घाटी में, कश्मीर में चुन चुनकर आतंकवादियों की टारगेट किलिंग होनी चाहिए। अब ताजिम भाई। देखिए अमन जी, मैंने बड़ी पेशेंस के साथ तीनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको सुना है, और सबसे पहले अशोक जी ने बड़े अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी इस्तेमाल किए, और मैं नहीं समझता हूं कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे हिंदुस्तान के लीडरों के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी की जाए कि उन्हें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किए जाएं। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और जहां तक आज का सवाल है, जहां हमारे
राजौरी का रहने वाला मैं खुद हूँ, डिस्ट्रिक्ट जिला राजौरी से हूँ, और मैंने खुद आज सुबह से लेकर शाम तक यहाँ हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। हम लोगों ने, जिन लोगों ने उनको मारा है उनके खिलाफ, और उन सोगवार कुंभों के साथ हमने अपना वक्त भी बिताया है। हम दिल से बहुत दुखी हैं, और उससे ज्यादा दुख आज इस डिस्कशन में बैठ के मुझे ये हो रहा है कि आप यहाँ पे तो तमाम लोग एक साथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोग इस चीज को, इस दुख की घड़ी में एक साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन आप लोग अपना नैरेटिव और अपना एजेंडा चलाने से नहीं चूक रहे। आप लोग फिर उसी तरह से फिर वही चीजें हिंदुस्तान में परोसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नफरतें और बढ़ती रहें। अमन जी, आपको शायद पुंछ के सैला का वाकया याद नहीं, जहां 45, मैं नाम लेकर नहीं कहूंगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इन्हीं टेररिस्ट ने मार के गिरा दिया था। तो 45 लोग थे, वो एक ही घर के, पूरे का पूरा खानदान खत्म कर दिया था। एलजी साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी पिछले दिनों की वहां पे हर एक सफर हो रहा है। कश्मीर में मुसलमान भी सफर हुआ, कश्मीरी पंडित हिंदू भी सफर हुए। हम जो अनरेस्ट इस जम्मू कश्मीर में हुआ है, हर आदमी यहाँ का रहने वाला आज रोज सफर हो रहा है। लेकिन पिछले 8 साल से किससे सफर हो रहे हैं? मिलिटेंसी से सफर हो रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों से, अक्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से सफर हो रहे हैं। इससे पूछने वाली बात क्या है? तो फिर घाटी में चुन चुनकर मारने का टाइम आ गया है। आप क्या आपको सुरक्षित रखने के लिए 8 साल बीजेपी को हुकूमत करते मरकज में हो गए हैं। 8 साल हो चुके हैं ना। तो आतंकियों की टारगेट किलिंग या घाटी में चुन चुनकर टारगेट किलिंग का टाइम आ गया है। खत्म करे। आज किसने रोका है आपको? पिछले 8 साल से जो आप तो इनके पास हुकूमत है ना, हमारी छाती में गोलियां क्यों चल रही हैं? वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी हो। को कश्मीर में पैदा किसने किया? आज जैसे लोगों ने किया, जिन लोगों ने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों ने यहाँ तबाह किया है कश्मीर में। तुम जैसे लोगों ने तबाह किया है। तुम जैसे लोगों ने तबाह किया है। कॉन्फ्रेंस किसने पेश किया? जो कम्युनिस्ट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे कश्मीर में, कौन था? तुम जैसे लोगों ने तबाह किया है। राज किसका था? तुम जैसे लोग जो बाहर आग लगाने की कोशिश करते हैं। जिसने तबाह किया, अब तो आबाद करने का टाइम आ गया ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आ गया ना टारगेट किलिंग का टाइम। फिर नहीं रोएंगे ना? मानवाधिकार का रोना है, बच्चे को मार दिया, वो तो टॉफी लेने गया था, ये करने गया था, वो करने गया था। अमन जी, चुन चुनकर मारने का टाइम आ गया ना। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे मैं बोलूं। मैं बड़ा भावुक हूं आज, मुझे बोलने दीजिए। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे मैं प्रोग्राम में रहूंगा, अगर नहीं देंगे मैं प्रोग्राम छोड़ दूंगा। अरे 2 मिनट बोला ना आपने, अब आपसे सवाल ना लूं क्या? सवाल ना लूं क्या आपसे? मरकजी हुकूमत के पास, मरकजी जिस तरह जनरल गिरीश बख्शी ने कहा है, अगर मरकज ने एक किया है यहाँ पे शांति लाने के लिए, जो बेस्ट पॉसिबल वे उनके पास है वो अपनाएं। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को शांति दें। हमें जो कोई भी लोग ये कर रहे हैं, बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों का बिल्कुल, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं? कौन रोकता है आपको? आप किस पार्टी? पीडीपी का, महबूबा मुफ्ती का? क्या मेरा महबूबा मुफ्ती का? आप महबूबा मुफ्ती जी का पक्ष रख रहे हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैं एक आम आदमी की पीडीपी के प्रवक्ता है ना, बयान कर रहा हूं आपसे। आप क्योंकि शांति की बातें कर रहे हैं इसलिए कंफर्म कर रहा था मैं। आप यहाँ क्योंकि आपकी नेता ने कहा था ना, खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वही हो रहा है इस समय। मैं इसलिए बस कंफर्म कर रहा था। लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं सर, हाँ मैं लड़ाऊंगा, मैं तो आतंकवादियों से लड़ाऊंगा, मैं तो पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ाऊंगा ना भाई, मैं तो लड़ाऊंगा। आपकी नेता ने कहा था ना, खून की नदियां बहेंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज बड़ी शांति की बातें कर रहे हैं आप। बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना सर, बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्यों बोला था खून की नदियां बहेंगी? कैसे लोगों की वजह से? अच्छा हम जा, पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है भाई, अमन चोपड़ा का दोष है। पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है, पाकिस्तानी आतंकवादियों का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है पाकिस्तानी आतंकवादियों का, ना पाकिस्तान का दोष है। ये अंदरूनी नफरत है, ये अंदरूनी प्रॉब्लम है, उसको क्लीन चिट दे दीजिए आप। पाकिस्तान यही बयान कोट करता है कि देखिए हम लोग जिम्मेदार हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों का कोई लेना देना नहीं है इसमें। यही आज फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नफरत की वजह से हो रहा है ये सब, अंदरूनी नफरत। ताजिमदार सीधा बोलिए, पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से हो रहा है। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इरफान हाफिज जोन भी है, छोटा सा ब्रेक की मजबूरी, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक। में बढ़ते कोरोना मामले के बीच बैंक के बाहर प्रदर्शन। और आइए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में आईडी ब्लास्ट, 5 साल के एक बच्चे की मौत, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। सेना कर रही है आतंकियों की तलाश। जम्मू के राजौरी में 4 लोगों की हत्या का मामला है, एनआईए को सौंपी गई जांच। आतंकियों ने घर में घुसकर की थी फायरिंग, 10 लोग हुए थे घायल। पंजाब के गुरदासपुर में एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश, बीएसएफ की कमालपुर पोस्ट के पास दिखाई दिया पाकिस्तानी ड्रोन, फायरिंग के बाद वापस लौटा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यूपीएसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश कपिल मारा गया। कपिल के खिलाफ करीब 35 मुकदमे दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, बदमाश से हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शहर कोतवाली इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप, सड़क जाम करने के दौरान मृतक के परिजनों को जड़ा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली के कंझावला में लड़की से दरिंदगी, लड़की की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा गया, लड़की की मौत, 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के कंझावला कांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सुल्तानपुरी से कंझावला के रास्ते पर यू टर्न लेती दिखी कार, आरोपियों की कार के नीचे नजर आई लड़की। दिल्ली के कंझावला केस में मृतक लड़की की मां का आरोप, साजिश के तहत की गई हत्या, अभी तक नहीं मिला फोन, सुबह 7 बजे पुलिस ने दी थी कार हादसे की जानकारी। दिल्ली के कंझावला केस में कार का पीछा करने वाले आदमी के लिए सुरक्षा की मांग, गांव के लोगों ने जताई अनहोनी की आशंका, बोले कुछ भी कर सकते हैं आरोपी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कोतमा से विधायक सुनील सर्राफ का एक वीडियो वायरल, जिसमें वो हवा में गोली चलाते दिख रहे हैं। एक्टर तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी शहजान खान के परिवार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुनिशा के परिवार ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। शहजान के परिवार का दावा, तुनिशा और शहजान अच्छे दोस्त थे, लव जिहाद के आरोपों को भी नकारा। हरियाणा के यमुनानगर में 2 पक्षों में मामूली विवाद के बाद फायरिंग, 2 लोगों को गोली लगी, गोली लगने से हुए घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने, वहां जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई, आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख। महाराष्ट्र के सोलापुर में पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लगी, पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से हुआ धमाका, फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। मध्य प्रदेश के रीवा में एक दुकान में आग लग गई, आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। जयपुर के सामोद की पहाड़ियों में लगी आग, करीब आधा किलोमीटर तक फैली आग, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने, वहां कुछ छात्र एक लड़के पर लात घूंसे बरसाते दिखे, ये घटना 1 हफ्ते पहले की बताई जा रही है। हरियाणा की गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने, वहां कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी, ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बिहार के वैशाली में सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, गाड़ी को पीछे करने के दौरान हुआ हादसा, हादसे के बाद मची अफरा-तफरी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ट्रैक्टर और गाड़ी की दर्दनाक टक्कर, इस हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, जबकि 3 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कोहरे की वजह से सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की हुई आमने सामने टक्कर, हादसे में 5 लोग हुए घायल। बिहार के बगहा से सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, सड़क पार करने के दौरान बेकाबू गाड़ी ने मारी टक्कर, घायल की गंभीर हालत में इलाज जारी। झारखंड के कोडरमा में नए साल का जश्न मनाने जा रही गाड़ी पलटी, हादसे में 3 की मौत, गाड़ी का ड्राइवर घायल, कुछ लड़के गाड़ी पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर जश्न मनाते डैम से कांको जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एटीएस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, वीडियो दिखाकर लड़कों को आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश करने वाले आतंकी अजहरुद्दीन पकड़ा गया। गुजरात के राजकोट में जैन समाज की रैली, झारखंड के सम्मेद शिखर की पवित्रता सुनिश्चित करने की मांग पर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 8वीं की छात्रा की मौत, बाग में पेड़ से लटका मिला शव, मवेशियों के लिए चारा लेने घर से निकली थी लड़की, पुलिस कर रही है जांच। कर्नाटक के बेलगावी में लोगों ने सड़क को किया जाम, सड़क हादसे में मारे गए छात्र के विरोध में किया गया जाम। राजस्थान के पाली में सूर्य नगरी इलाके की में एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, हादसे में 21 लोगों की घायल होने की जानकारी आई सामने, हादसे के बाद रेलवे पुलिस और प्रशासन जांच में जुटी। और ठंड और कोहरे ने लगातार बढ़ाई है मुसीबत, पारा लुढ़क कर नीचे पहुंचा, लोगों को हो रही है परेशानी।
पंजाब में 8 जनवरी तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए सभी स्कूलों की छुट्टी 8 जनवरी तक के लिए बढ़ाई गई। पंजाब में 2 जनवरी को नहीं खुलेंगे स्कूल और आंगनवाड़ी। केंद्र सरकार ने सर्दियों की छुट्टियां कर दी हैं। 8 जनवरी तक बढ़ाई गई छुट्टी। लखनऊ में स्कूलों का भी समय बदला गया, छुट्टी घोषित कर दी गई है। लखनऊ में भी पारा माइनस में पहुंचने से बड़ी ठंड। बढ़ती ठंड को देखते हुए लखनऊ प्रशासन का बड़ा कदम। पहली से 8वीं क्लास तक स्कूलों का बदला गया समय। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेंगी क्लासेस। लद्दाख के द्रास क्षेत्र में हुई बर्फबारी, कई जगह 8 इंच के करीब बर्फ जम गई। बर्फबारी के बाद कई खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर के डोडा में घायल तेंदुआ मिला। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बचाया। वन अधिकारी ने कहा कि इलाज के बाद इसको चिड़ियाघर में पहुंचाया जाए। जम्मू कश्मीर के डोडा में इस साल के पहले दिन बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ को स्थानीय प्रशासन हटाने में जुटी। 2016 में हुई नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बड़ा फैसला। नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को कोर्ट ने किया खारिज। कहा नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ नहीं। प्रदूषण मुक्त दिल्ली की ओर से केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया एक और कदम। अरविंद केजरीवाल ने 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की। कोरोना के बढ़ते मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जताई चिंता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। केंद्र सरकार से इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है जिनको इसका फायदा होता है। क्योंकि जहां से ये आ रहे हैं, जब तक उन लोगों के हुकूमत से बात नहीं की जाए, कोई रास्ता नहीं इख्तियार किया जाए, बंद नहीं होगा। पाताल से भी निकाल कर इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। आप सोचिए 36 घंटे में 6 हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है और फारूक अब्दुल्ला वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है ये उसी का नतीजा है। मतलब शायद अब्दुल्ला के लिए आतंकी विक्टिम है कि नफरत के पीड़ित है बेचारे, इसलिए हथियार उठा लेते हैं। फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट है, कोट अनकोट, वो कह रहे हैं पूरे देश में जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है ये उसी का नतीजा है। पूरे देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, जो आतंकी मार रहे हैं हिंदुओं को, ये अंदरूनी नफरत का नतीजा है। इसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों का कोई हाथ नहीं है। महबूबा मुफ्ती को गोडसे याद आ रहे हैं। वो ये कह रही हैं कि इस घटना की निंदा करते हैं। गांधी जवाहरलाल नेहरू ने इसे सेकुलर देश बनाया और बात है कि इसे गोडसे का मुल्क बना रहे हैं। पता नहीं गोडसे कहां से याद आ गया महबूबा मुफ्ती को। एक बार दोनों का बयान सुना दीजिए, जो हैरान कर देने वाला बयान है। जो महबूबा मुफ्ती ने, उनको गोडसे याद आ रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों को कोसने का दिन है, लेकिन उन्हें कह रहे हैं कि गोडसे का मुल्क बना रहे हैं। अंदरूनी ही वजह है ये जितना कुछ हो रहा है, इसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों का कोई हाथ नहीं। एक बार सुना दीजिए दोनों का बयान, फिर डिबेट शुरू करेंगे। मैं समझता हूं ये बर्बादी का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। जो भी कर रहा है बर्बादी का इख्तियार कर रहा है। इससे कुछ नहीं निकलेगा। हमारी बाउंड्रीज बदलेंगी नहीं, मगर हमारी बर्बादी और तेज हो जाएगी, नफरतें और बढ़ जाएंगी। इन नफरतों को दूर करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है जिनको इसका फायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। जहां हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं उसका फायदा एक खुसूसी जमात पूरे मुल्क में उठाती है। हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने में उनके ये बहुत ही काम आते हैं इस किस्म। बताइए सुधांशु जी, ये मेरे ख्याल से आप ही को जवाब देना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है ये उसी का नतीजा है, फारूक अब्दुल्ला। और महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि गोडसे का देश बना दिया है आप लोगों ने। उनका जो कोट एंड कोट स्टेटमेंट है कि गांधी जवाहरलाल नेहरू ने इसे सेकुलर देश बनाया और बात यह है कि इसे गोडसे का मुल्क बना रहे हैं आप लोग, इसलिए ये सब हो रहा है। ये इंटरनली ये सब रीजंस है। सुधांशु जी देखिए, मैं इसमें बिल्कुल एक तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूं। गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय तो ये देश सेकुलर था ही नहीं। संविधान सभा में दिखा दें तो सेकुलर शब्द खारिज कर दिया गया था।
और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं कोट बता देता हूं, यह प्रस्ताव रखा था केटी शाह ने जो गुजरात से आए हुए थे, इसके ऊपर इस पे कमेंट किया था HC मुखर्जी ने, लोकनाथ मिश्रा ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी वो किया था। फिर अंबेडकर जी का ये निर्णय था कि सेकुलर वर्ड की जरूरत नहीं है। सेकुलर आया 1976 में। अब मजेदार बात बताता हूं, 42वें संविधान संशोधन में जब डेमोक्रेसी को खत्म करके सारे विपक्ष को जेल में डालकर संशोधन किया गया तो सेकुलर वर्ड आया, उसमें एक और चेंज किया गया, लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया। अब देखिए मजे की बात यह थी, धारा 370 के चलते हुए कश्मीर की विधानसभा जब तक संविधान में हुए किसी संशोधन को अंगीकार नहीं करेगी तब तक वो लागू नहीं होगा। कश्मीर ने क्या किया, 6 साल वाला तो ले लिया मगर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर को एडॉप्ट किया ही नहीं। तो सिर्फ भारत में एकमात्र राज्य कश्मीर था जो कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर नहीं था। वो सेकुलर हुआ अगस्त 2019 को। तो जब तक महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की दौरे हुकूमत रही तब तक 1976 के बाद भी कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन सेकुलर स्टेट था। अब इसी को आप देखिए क्या ये लोग बनाते हैं कि जो राज्य ही सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का प्रतीक हो गया। और फिर ये तो वो है ना महबूबा जी, जो ये एक लाइन और कह दूं, ये वो है जो कहती थी कि हमारे आईन ने हमें एक झंडा दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, जितने इससे पहले हमारी सरकार आने से पहले जितने प्रदर्शन होते थे उसमें कभी किसी ने वो कश्मीर का तथाकथित झंडा देखा हो पुराना वाला? तो सिर्फ ISIS और पाकिस्तान के झंडे। और कहती थी कि कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। आप देखिए साहब, 26 जनवरी 15 अगस्त को डल लेक के चारों तरफ जिस कदर तिरंगे दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं यह हालात बदल रहे हैं और बदलते हालात के कारण अब वो लोग बहुत ही घटिया लेवल की हरकतों पे आ गए हैं, चुन चुन कर मारने वाली। परंतु जब मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो चीजें जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, आप देखिए वो निर्णायक रूप से चीजें समाप्त होने की तरफ जाएंगी। वरना मुझे जितने विपक्ष में बैठे टेक्निकल जवाब दे दे, कब कश्मीर ने कब सेकुलर एडॉप्ट किया था। इरफान हाफिज लोन, अब मैं आपके पास आ रहा हूं सीधे से सवाल के साथ। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे इरफान हाफिज लोन, उम्मीद करूंगा आप उसी का जवाब देंगे। आपको क्या लगता है ये टारगेट किलिंग्स इरफान हाफिज लोन पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से है या अंदरूनी नफरत, अंदरूनी राजनीति और अंदरूनी वजहें इसकी? आपको क्या लगता है? 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? पाकिस्तानी आतंकवाद इसके पीछे, पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से या अंदरूनी नफरत की वजह से? इरफान हाफिज लोन। मैं तो यही कहूंगा कि हमने ये जो देखा है कि हालात जो है, जो ये निंदनीय है, एक गैर इंसानी हरकत है, हमने ये 30 साल देखा है। और बदकिस्मती से हम इसका दर्द झेल रहे पिछले 30 साल से। और सही कहा था एक जमाने में राष्ट्रपति अमेरिका के सवाल सबसे डेंजरस का जवाब दे पाएंगे? आगे आप ज्ञान देते रहिएगा, मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते? आपसे निवेदन है, आप सुनिए प्लीज। आप पूरा बोलिए, मेरे सवाल का जवाब या तो वो दीजिए। अमन भाई मेरे पास नहीं है, मैं पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलूंगा। इसमें जाइए और आप शर्म करिए, शर्म करिए। हाँ भाई, पाकिस्तानी आतंकवादियों को तो शर्म करनी ही नहीं चाहिए। मैं समझ रहा हूँ। आज 1 मिनट रुकिए। इरफान हाफिज लोन, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप 2 मिनट बोलिए, मैं आपको नहीं टोकूंगा। आप बोलिए, मैं आपको नहीं टोकूंगा। मैं सवाल पूछूं आपसे? सवाल पूछूं? सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है जो टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की, वो पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से है या अंदरूनी नफरत की वजह से है? 2 ऑप्शन आपके पास, मुझे बता दीजिए। मतलब हिंदुओं को नफरत ने मारा या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा? बस ये 2 का एक जवाब। उसके बाद आप मैं समझता हूं कि जो कश्मीर, आप जैसे लोग, आप जैसी विचारधारा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कश्मीर को नहीं सुलझाना चाहते हैं, जो इसे केवल थ्रू द प्रिज्म ऑफ मिलिट्री ऑप्शन देखते हैं, मानवता के प्रिज्म से नहीं देखते हैं। आप जैसे लोग जो यहाँ पर हिंदुस्तानी जिम्मेदार है, पाकिस्तानी जिम्मेदार नहीं है। मैं समझ गया सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, मैं पक्ष जानना चाह रहा था आपकी नजर में भी पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तान इसके पीछे नहीं है, हिंदुस्तानी हम लोग जिम्मेदार हैं। मैं समझ गया ना सर, मैं इसलिए मैं इरफान हाफिज लोन, आप लोगों का चेहरा सामने लाना जरूरी होता है। सुलझ गया। हाँ, पता लग गया, सुलझ जाएगा सर। चुन चुनकर ये जितने हथियार उठाएंगे सारे ऊपर जाएंगे, आप लोग रोते रहिएगा। अमन चोपड़ा जी जरा माफी मांगे देश से। अच्छा, मैं बयान देखिए। हाँ, मेरी गलती है भाई, हिंदुस्तानियों की गलती है। मैं माफी मांगता हूँ कि मैं पाकिस्तानी आतंकवादियों को दोष दे रहा हूँ। चलिए मैं पाकिस्तानी आतंकवादियों को दोष दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांग लूं।
आपको प्रॉब्लम है पाकिस्तानी आतंकवादियों को मैं गाली दे रहा हूं? शर्म करिए। कोई अगर कोई आप बोल रहे हैं ना हिंदुस्तानी जिम्मेदार हैं, अभी आपने बोला, आपके मुंह से एक शब्द निकला कि पाकिस्तानी आतंकवादी है इसके पीछे। अमन भाई, जनरल बख्शी आ रहा हूं, आपके मुंह से एक शब्द निकला कि इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी है, कैसे मारा गया पाकिस्तानी आतंकवादी इसके पीछे? बोलिए। एक प्रश्न मेरा है छोटा सा, सुनेंगे आप? अरे छोड़िए ना, जवाब देने आए, सवाल पूछने आए हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी इसके पीछे, बोलिए बोलिए। पाकिस्तानी आतंकवादी इसके पीछे, हिंदुओं की टारगेट किलिंग के पीछे। जी देखिए देखिए, कल शाम को जब ये 4 लोग हमारे मारे गए, शहीद किए गए, मॉर्निंग में जब कोई क्राइम होता है पुलिस जाती है वहां पर और सैनिटाइज करती है। मॉर्निंग में उन्होंने क्यों नहीं आईडी शाम को देखा? ये नहीं अब सरकार से ये जो लैप्सेस हुए हैं उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? जनरल बख्शी, बिपिन रावत ने एक बात कही थी, बिपिन रावत ने 2.5 मोर्चे से जंग की बात की थी सर। वो सही मायनों में कश्मीर के मसले पर, कश्मीर के केस में सर शायद संभवतः बिल्कुल सही कही थी उन्होंने। जो आज भी हम पाकिस्तानी आतंकवादियों को दोष देने से कतराते कि नहीं ये तो अंदरूनी है उनका, उनको क्यों दोष देते हैं अमन भाई आप? जनरल बख्शी, अशोक पंडित आ रहा हूं, सुधांशु जी आ रहा हूं। देखिए साहब, मैं यहां पे मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी कश्मीर में लड़ते लड़ते गुजरी है। मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं और अच्छी तरह वहां के हथकंडे जानता हूं। एक शब्द सुना है आपने, ये जो वहां की सो कॉल्ड नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक शब्द कॉन्डेमनेशन का, एक शब्द नहीं हमदर्दी का? जो बेचारे मारे गए वे यहां बैठ के साहब वो गाली गलौज दे रहे हैं कि वजह ये है कि आपने एक माहौल पैदा किया हुआ है और वो माहौल के वजह से वो लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो फूल बरसाने आए हैं। और दूसरा, आपने बोल लिया जो बोलना था। ऑडियो बंद, एक अब मेरी बारी है। आर्मी के सीनियर ऑफिसर है, एक करके। लोन साहब एक मिनट, इरफान हाफिज लोन एक मिनट, जनरल बख्शी आप कंप्लीट करिए। यहाँ एक नया डेफिनेशन हमने सेक्युलरिज्म का देखा है साहब, हमने एक नया डेफिनेशन सेक्युलरिज्म का देखा है कि अगर हिंदू मारे जाए तो उसकी बात न की जाए, उसको दबा दिया जाए, नहीं तो नफरत बढ़ेगी। क्या बात है साहब, वाह वाह माशाअल्लाह, ये तो एक नया फलसफा है कि सेक्युलरिज्म का मतलब अगर कोई हिंदू मरता है तो चुप्पी साध लीजिए, ब्लैकआउट कर दीजिए, बात ही मत करिए, माहौल खराब हो जाएगा, नहीं तो नफरत बढ़ेगी साहब, नफरत है। ये नया ड्रामा है साहब। वहां पे आप बेचारे निहत्थे लोगों को, औरतें बच्चों को मार रहे हैं। कोई घृणा, साली इससे ज्यादा घृणित कार्रवाई कोई हो सकती है? उसके बारे में एक अल्फाज नहीं तुम्हारे मुंह से निकल सकता कॉन्डेमनेशन का, एक अल्फाज इंसानियत का नहीं निकल सकता कि साहब बड़ा दुख है कि ये बेचारे गरीब बेकसूर निहत्थे मार डाले गए, औरतें बच्चे मार डाले गए। बट आपको यहां लगा कि साहब अगर आप इसकी बात करेंगे तो माहौल खराब होगा। क्या बात है साहब, ये चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, मारेंगे भी, बात नहीं होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म का सिद्धांत जो है पलट जाएगा, ये बकवास है। मैं था किश्तवाड़ में, मुझे उस वक्त बोला गया बख्शी तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? मैंने कहा साहब तो मेरे को बचाने के लिए भेजा पॉपुलेशन को यहां, मैं नहीं बचाऊंगा तो और कौन बचाएगा? बोले पुलिस बचाएगी। मैंने कहा पुलिस इतनी काबिल होती तो हमारी इतनी लाखों की फौज लानी पड़ती? ये उनके काबू के बाहर है। और एक ही तरीका है साहब, मैं डील करता हूं। अब मेरे इलाके में किलिंग हो रही थी, मैंने जाके बात करी, मुझे नाम बताओ किसने किया है। ठीक है साहब, उन्होंने नाम बता दिया, अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर, तीनों पाकिस्तानी। मैंने कहा साहब भाड़ में गए बाकी टेररिस्ट, तुमने जहां भागना है तुम भाग लो, तुमको किसी जहन्नम के कोने से भी मैं ढूंढ के निकालूंगा और जब मारूंगा जला के मारूंगा। तुमने औरतें और बच्चों का कत्ल किया है, तुमने इंसानियत का कत्ल किया है और तुमने अल्लाह ताला की हुक्म अंजुली की है। और साहब 1 महीना लगा, उनको ढूंढा, पकड़ लिया। गांव वो जंगल के बीच में एक धोख में जाके छुपे थे जो मैदान में थी, ताकि वो उनको कोई घेर के मार ना सके। और उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ वो लड़े, जैसे कॉर्नर्ड रैट्स होते हैं, चूहे की तरह उन्होंने गोलियां बरसाई। हमने रॉकेट लॉन्चर लगा के पूरी वो जो झोपड़ी है वो उड़ा दी, आग में जल के मरे। और उसकी फोटो मैंने जाके दिखा दी गांव में जहां हत्याकांड हुआ था। साहब वहां 30 साल शांति रही उसके बाद। बहुत बढ़िया, ये है तरीका। जला दो,
जो इंसानियत का इस तरह कत्ल करते हैं, जन्नत वन्नत वाला चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा मुझे लग रहा है। वो जो उनको सपने दिखाए जाते हैं। अब टाइम आ गया है, ना सिर्फ यहाँ जलाओ जहां से ये आए हैं पाकिस्तान से। ये अगर मुनीर खान साहब अपने आप को बड़े सूरमा समझते हैं तो इनको दिखाना पड़ेगा कि बालाकोट लास्ट स्ट्राइक नहीं थी, हजारों स्ट्राइक ऐसी हो सकती है, पीओके तुम्हारा जा सकता है। ठीक है साहब, बता दिया गया है, ठीक आगाह कर दिया गया आ रहा हूं। अशोक पंडित आ रहा हूं, उसके पहले एक कमेंट ताजिम का। चौधरी समझते हैं ताजिम भाई, ये गोडसे आज मेरे ख्याल से दिन है पाकिस्तान को गाली देने का जो इसके पीछे है। आप अपने ही देश को गाली दे, गोडसे का मुल्क बना दिया है अपने देश। गोडसे कहां से आ गया आज? गोडसे ताजिम भाई, इसकी कोई जस्टिफिकेशन महबूबा मुफ्ती की? किसने गाली दी भाई? गोडसे का तो आज तो पाकिस्तान तबाही कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में तबाही फैला रहे हैं आप लोग बैठ के। यहाँ पे जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं किसी ने कंडेम नहीं किया। अरे फील्ड पे हम लोग बैठे हैं, हमारे घरों में मातम है, हमने कंडेम नहीं किया तो किसने कंडेम किया है? जनरल बख्शी साहब ने। एसी के रूम में अंदरूनी हालात जिम्मेदार हैं। मेरी बात सुनिए, अमन जी आवाज आपने सुन ली, मेरी बात सुनिए एक ध्यान से। आप लोग जिस तरह से इस देश का नक्शा बनाना चाहते हैं, इस देश को तबाही के दहाने पे पहुंचा रहे हैं आप लोग। और जो मतलब हिंदुस्तानी आप लोगों ने अपनाया है ना, हम लोग मतलब हिंदुस्तानी आप लोग अपना रहे हैं ना, इससे हम लोग मतलब हिंदुस्तानी की तरफ ले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके मैंने हिंदुस्तानी हम लोग मतलब हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी मुसलमान मारे गए। आपने क्या बोला उसके ऊपर? नहीं, आपका कहने का मतलब क्या है? क्या कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए ये ना बोला जाए कि वो हिंदू है। नहीं, मैं कहता हूं तो मुसलमान भी तो मेरे बख्शी साहब कि अगर हिंदू मारे जाए चुप्पी मुंह पे उंगली, मुसलमान भी तो मरा, सिख भी तो मरा, सेक्युलरिज्म साहब पंडित भी तो मरा, हो जाएगा सेक्युलरिज्म का। मरा तो हर कोई ना, माता तो हर एक घर में है। वहां पे यहाँ पे बैठ के लोगों के बीच में बिल्कुल चुप रखो। ताजिम, एक हिंदू ने मुसलमान को मारा हो घाटी में, पता होनी चाहिए। एक हिंदू ने मुसलमान को मारा हो घाटी में, एक नाम बता दीजिए। अरे भाई, मुसलमान मरा, सिख मरा, हिंदू मरा, ना, आप मुझे बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मैं ना देखूं तो मुझे बताइए एक हिंदू ने मुसलमान को मारा हो घाटी में? एक नाम बताइए। मैं हिंदू मुसलमान करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ भाई साहब। क्यों मरने वाले हिंदू है तो मैं क्यों ना बात करूं भाई? दुकान जो आपने खोल के रखी है, आधार कार्ड देखकर मार रहे हैं। ये जो आपने सर्कस बना के रखा हुआ है प्रोग्राम, हिंदुओं की तो सर्कस बना दी ना कश्मीर में, सर्कस बन गई है आपकी। आधार कार्ड पूछ के मार रहे हैं, धर्म पूछ कर मार रहे हैं। मैं बोलूं हिंदुओं को मारा तो सर्कस बना दी है। जो लोग असली जोकर तो उस तरह बैठे पाकिस्तानी आतंकवादी जिनके खिलाफ बोलने में आपकी जबान लड़खड़ा जाती है। ताजिम भाई, प्रॉब्लम ये है, आप लोगों ने सर्कस प्रॉब्लम ये है, बना दिया है, मजाक बना दिया है पूरे हिंदुस्तान में। तो आप लोगों ने बना दिया सर। आप लोग जिम्मेदार। भाई मोर्चे से जंग की बात सही गई थी बिपिन रावत ने। हाँ, हम लोग हैं, हिंदुस्तानी जिम्मेदार है भाई। आप लोग हिंदुओं की टारगेट किलिंग के लिए हिंदुस्तानी जिम्मेदार है भाई। मैं तो कह ही रहा हूँ पाकिस्तान जिम्मेदार है ही नहीं। मैं अशोक पंडित और सुधांशु त्रिवेदी, जनरल बख्शी बोल लीजिए, जनरल बख्शी आप बोल लीजिए। अरे मुझे लगा आज पाकिस्तान को आप गड़ी आएंगे। आप कुरान शरीफ खोल के पढ़िए, पाकिस्तान को आग लगाओ। आप कुरान शरीफ खोल के पढ़िए, उसमें साफ लिखा है, आयात है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्शती जाए। जो मर रहे हैं वो कौन है? औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं। धीरे धीरे बोलिए, उम्र का तकाजा भी है। उम्र का तकाजा है। आपने कभी कुरान शरीफ के आयात खोल के पढ़ी है जिसमें कहा है जिहाद में बूढ़ों की जान बख्शती जाए? एक भी मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिन आतंकवादियों ने मारा, जिन आतंकवादियों ने मारा है ताजिम, उनके खिलाफ है ना, जिन आतंकवादियों ने मारा है। एक मिनट, मैं सुधांशु त्रिवेदी और अशोक पंडित उसके बाद आपके पास आऊंगा। ताजिम डार, जो जनरल बख्शी ने कहा है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं अब आपसे, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उन आतंकवादियों के खिलाफ हर कोई है और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अभी ताजिम ने मेरे को बताया आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता ना, नहीं होता ना। इन आतंकवादियों को पकड़ के जला देना चाहिए, बोल दीजिए एक बार। मुझे बताइए राजीव गांधी, आप बोलिए इन आतंकवादियों को पकड़ के मार के जला दो अमन भाई। मुझे बताइए इंदिरा गांधी, बोलिए ना आतंकवादियों का नमाज़े जनाजा नहीं होना चाहिए और आतंकवादियों को पकड़ के जला देना चाहिए। एक बार बोलिए ना ताजिम, मारा आतंकवादियों को पकड़ के जला दो अमन भाई, एक बार बोल दीजिए, एक बार ये बोल दीजिए। मुझे आप बताइए अमन जी, नहीं बोलिए ना,
आतंकवादियों को पकड़ के जला दो, अपने आप जो इनको सपने दिखाए जाते हैं चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आप एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा एक मिनट, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इस नहीं देश में नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ताजिम, नहीं कोई नहीं होता, मैं आपके साथ हूं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जनरल बख्शी ने कहा आतंकवादियों को पकड़ो, मारो और जला दो, ठीक, बढ़िया कहा, हाँ या ना, बढ़िया कहा, हाँ या ना, आतंकवादियों को पकड़ो मारो जला दो, हाँ या ना ताजिम? जो आदमी किसी निहत्थे को, किसी बेगुनाह को कत्ल करे, उसको जलाना ही नहीं, उसको जिंदा गाड़ दो। नहीं जला दो, जला दो, नहीं जला दो, जलाओ, दरिया में फेंको, फिर क्या कहना हो? बस एग्जैक्टली, ये जो नमाज़े जनाजा निकालते हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी और अशोक पंडित, पहले अशोक पंडित, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। एक मिनट, पहले अशोक पंडित, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, फिर सुधांशु जी, मैं 1 मिनट और लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अशोक पंडित, क्या रास्ता क्या है भाई? ये तो हर दिन हम लिस्ट लेके बैठ जाएंगे, 36 घंटे में 6 मार दिए, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, फिर दूसरी प्लानिंग हो रही होगी, अगली टारगेट किलिंग की लिस्ट आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अशोक पंडित, फिर सुधांशु जी, मैं आपके पास अमर जी दो चीजें, अमर जी दो चीजें, एक तो बहुत बड़ी विडंबना है कि आपने देखा कुछ महीने पहले एक फिल्म बनी हमारे जेनोसाइड के ऊपर, और किस तरीके से नैरेटिव खड़ा किया गया कि ये कभी हुआ ही नहीं था। ये कल और आज की कोई जो रजौरी में हुआ, अगर इसको मैं 10 साल के बाद या 5 साल के बाद अपनी किसी फिल्म में दर्शाऊं, तो ये जितने भी लेफ्ट लिबरल्स हैं और जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, ये मेरी इस फिल्म को भी, रजौरी फाइल्स को भी बोलेंगे कि ये गार्बेज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने मेरे जेनोसाइड को गार्बेज कहा या कहा कि ये गलत है, वो आज खामोश क्यों है? वो ये जो किलिंग्स हुई है, कल किलिंग्स हुई है, आज किलिंग्स हुई है, उस पर ये बात क्यों नहीं कर रहे? एक दूसरा, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक सुधांशु जी, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुधांशु जी, एक करके, सुधांशु जी, अशोक जी आप बोलेंगे, अशोक जी और सुधांशु जी, सुधांशु जी मैं आपसे एक बहुत ही दिल से आपके सामने पेश आना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि ये बात तो हकीकत है, जमीनी हकीकत है कि ये सरकार जो है जम्मू कश्मीर की, ये कश्मीरी हिंदुओं को या नॉन लोकल्स को बचाने में विफल रही है। पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं किस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, कश्मीरी पंडितों की, नॉन लोकल्स की, अभी रजौरी में किलिंग्स हुई हैं। जोर जबरदस्ती करके हमें जो 5000 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप कश्मीर में आके नौकरी करो। हम रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं, पिछले 250 दिनों से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो सर मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि क्या ये जो कश्मीरी हिंदू हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या इनका कोई ये नहीं है, उनकी चीख पुकार का कोई मतलब नहीं है कि इनको रिलोकेट किया जम्मू में जब तक कश्मीर के हालात ठीक हो जाए? क्योंकि कश्मीरी पंडित को या हिंदू को प्रोटेक्ट करने में सर ये सरकार विफल रही है, इस बात को मान लेना चाहिए। जिस दिन हम इस बात को मानेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो वापस अपने आप निकल आएंगे। सुधांशु जी, ये मेरा प्रश्न है कश्मीरी हिंदुओं की तरफ से, और बहुत सारे हिंदू जो डर कर कश्मीर में रह रहे हैं। सुधांशु जी, विफल रहे हैं। देखिए, कश्मीरी हिंदुओं की जो, देखिए यहाँ पे जो लोग पैनल में बैठे हैं, ईमानदारी से अगर देखा जाए तो उस दर्द की वास्तविक अनुभूति यदि स्वयं की है तो अशोक पंडित जी ने, और अगर उसे वास्तविकता में देखा है तो जनरल जीडी बख्शी ने। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अशोक पंडित जी ने कही, बिल्कुल हमारी सरकार ने जब कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का रिहेबिलिटेशन होगा, तो जब तक हमारी 2019 सरकार ने, ये जानते क्या समस्या थी? हम ये कह रहे थे कि उनके लिए एक अलग कॉलोनी बनेगी और वो एक अलग लोकेलिटी में रहेंगे ताकि उसके सब तरफ सुरक्षा की व्यवस्था भी हो सके। पर वो लोग क्या कहते हैं, नहीं वो अपने रिस्पेक्टिव घरों में जाए। अरे आधे से ज्यादा तो ऐसे वो रिस्पेक्टिव लोकेलिटीज, वो घर अब रही नहीं गए, जला दिए गए, और वहां पे रहेंगे तो इस ढंग की सेलेक्टिव किलिंग होना ज्यादा आसान रहेगा। परंतु यदि वो किसी गार्डेड कॉलोनी या उस ढंग की जगहों पे रहेंगे तो वहां इस प्रकार का अटैक नहीं हो सकता है। हाँ, जहां तक अभी आप अमन जी कह रहे थे, हमारे जितने प्रतिपक्ष में बैठे हैं, पीडीपी के और नाजिम साहब और इरफान लोन साहब, पाकिस्तान के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, पर अंतर जानते हैं अब क्या है। अभी बिलावल भुट्टो ने बोला था ना भारत के बारे में, मुझे याद आता है 1990 में बेनजीर भुट्टो ने बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला था, जब जगमोहन जी यहां पर गवर्नर बन के आए थे, कि जगमोहन को हम भगमोहन बना देंगे। ये कौन बोला? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असेंबली में हमारी सरकार ने हटा दिया। बीजेपी ने उसी दिन कश्मीर के पैनल से अपने को विड्रॉ कर लिया था और सरकार के खिलाफ आके स्टैंड ले लिया था, जबकि हम उस समय वीपी सिंह सरकार का बाहर से समर्थन कर रहे थे। यह हैसियत थी पाकिस्तान की
कि वो कहेगी कि गवर्नर को हटाना है और हटा लिया जाए। हमारी सरकार आने के बाद अब स्थिति यह है कि वो हमारी शिकायत करते जाके, और याद दिलाना चाहता हूं जब बालाकोट हुआ और उसके बाद अभिनंदन के दौर में उसी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के सांसद ने खड़े होकर बोला कि शाह महमूद कुरैशी साहब, यानी उस समय जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो आए, आर्मी चीफ भी आए और उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दे, वरना इंडिया रात 9 बजे तक अटैक कर देगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के 2 सीन देखिए और उसके बाद समझ में आ जाता है। वहां पे फवाद चौधरी ने कहा कि हमने बालाकोट तक जाके मारा, और हमारे यहां यह थ्योरी दी जा रही थी बालाकोट इंटरनल था। याद करिए, यही सब लोग कह रहे थे ना, ये तो इंटरनल था, लोगों ने रिएक्शन में हुआ था, वगैरह वगैरह था। और पाकिस्तान का मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा है कि हमने बालाकोट तक जाके मारा। और जब हमने बालाकोट की स्ट्राइक की और एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कहते हैं कितने मरे थे। सुधांशु जी एक बात बताइए ना, अभी तो जनरल बख्शी की बात को कोट कर रहे हैं। जनरल बख्शी ने अभी क्या कहा? अभी जनरल बख्शी ने कहा ना बालाकोट की कितना टाइम हो गया है। अगर फिर 36 घंटे में 6 हिंदुओं को मार दिया गया, आए दिन टारगेट किलिंग हो रही है, तो फिर बालाकोट के कितना टाइम हो गया? एक मैसेज देना होगा। या जो जनरल बख्शी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इनको दर्द होगा इस चक्कर में हम पाकिस्तान को दर्द ना दें। जनाब, आज तो मैं खुद ही आपसे बोल रहा हूं ना, पिछले 8 साल भारत के इतिहास के एकमात्र 8 साल हैं जब पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ। एकमात्र 8 साल हैं जब हुर्रियत से ना भारत सरकार ने बात की, ना हुर्रियत से पाकिस्तान को बात करने दी। ये एकमात्र 8 साल हैं जब पीडीपी हमारी सरकार थी, तब भी रहते हुए हुर्रियत के नेताओं पे मुकदमे दर्ज हुए। पिछली सरकारों में वो दामाद की तरह आते थे, रेड कारपेट वेलकम मिलता था दिल्ली में। अब आते एनआईए के केस में पेशी होती है, ईडी के मुकदमे में आते, सुनवाई के लिए आते हैं। तो इसलिए यह परिवर्तन आया है, और निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हो रही हैं बहुत दुखद हैं, हृदय विदारक हैं, परंतु सरकार इस पे पूरी तरह संवेदनशील है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बोला है, मनोज सिन्हा जी ने, और सरकार इस विषय के ऊपर पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। इरफान हाफिज लोन पाकिस्तान है ना इसके पीछे, या नहीं है, या अभी भी आपको लगता है अंदरूनी कारण है? इरफान हाफिज लोन, एक बार फिर से मौका दे रहा हूं आपको। लोन साहब, सबसे पहले मैं सुधांशु जी को बताना चाहूंगा कि वो कह रहे थे कि केवल बख्शी साहब को, पंडित साहब को इसका जो यहाँ पर दर्द हमने झेला है, तो उनको केवल इस बारे में वो इसके शिकार है। 1 लाख लोग कश्मीर में मारे गए, हर घर यहाँ पर मातम है। और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोनों साइड के बंदूकों से लोग मारे गए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हर दिन मानवता का कत्ल होता है। और कौन कर रहा है? पाकिस्तान। ये भी बताना चाहता हूं, जो यहाँ पर गांव कदल, सोपोर, कुनन पोशपोरा ऐसे जो नरसंहार हो गए, वो भी मानवता का कत्ल था। और हम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है इरफान हाफिज लोन, आवाज आ रही है आपकी। सीमा पार भी आवाज आ रही है जिसको बचा रहे हैं आप। बोलिए 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 बोलिए, आवाज आ रही है लोन साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। पाकिस्तान के खिलाफ बोल दीजिए ना, एक लाइन बोल दीजिए ना पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे अच्छा लगेगा। पाकिस्तान से कोई लेना एक लाइन बोल दीजिए ना अमन भाई, एक लाइन बोल दीजिए कि हाँ पाकिस्तानी आतंकवादी है। जिसने भी ये हरकत, जिसने नहीं, देखिए नहीं बोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, सारे दर्शक बहुत ध्यान से देखें, जिसने भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते ये लोग। उनको एक लाइन बोल दीजिए ना जाते जाते लोन साहब, एक लाइन बोल दीजिए, हाँ अमन भाई पाकिस्तानी आतंकवादी, एक लाइन बोल दीजिए, एक शब्द भर्त्सना का पाकिस्तान के खिलाफ, एक शब्द। देखिए सारा दोष सेना में, सरकार में, मुझ में, त्रिवेदी जी में, सारे दोषी हम लोग हैं। अशोक पंडित हैं, जनरल बख्शी है। एक दोष पाकिस्तान को, एक लाइन तो बोल दीजिए आप। करते आप लोन साहब, एक भर्त्सना का एक शब्द। शर्म आती पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आज सरकार को आप दोषी नहीं आप नहीं कि वो विफल क्यों रहे हमें सुरक्षा देने में। आप नहीं बोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए 56 मिनट मौका दिया, एक शब्द नहीं बोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं बोलेंगे आप नहीं बोलेंगे कि सरकार विफल रही। अरे मैं बोल रहा हूँ कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में विफल रही, मैंने माना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हाफिज लोन, अशोक पंडित, सुधांशु त्रिवेदी, जनरल बख्शी और ताजिम डार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोबत के एक बात